नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, और फैला किसानों का आंदोलन, दिल्ली में रुक सकती है दूध सब्जियों की आपूर्ति। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी, अगले हफ्ते से लगेगा टीका। ट्विटर ने कहा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख का ट्वीट मैनिपुलेटेड। पत्रकार कप्पन को यातनाएं देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत। योगी की फिल्म सिटी परियोजना पर तकरार, उद्धव ने किए तीखे वार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, मगर उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन यह है कि गोदी मीडिया की कारगुजारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com को प्रोत्साहन देने के लिए, समर्थन देने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। यूपी दिल्ली सीमा पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी के कई छोटे रास्तों को बंद कर दिया है। वहीं हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। यहाँ किसान नेता घर घर जाकर लोगों से दिल्ली चलने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर आज किसानों ने 3 दिसंबर को सरकार से होने वाली बातचीत से पहले आज आपस में बैठक की और मुद्दे तय किए। हालांकि किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगें पहले ही सरकार को बता चुके हैं, फैसला अब सरकार को लेना है। सरकार की ओर से भी केंद्रीय मंत्रियों की लगातार बैठकों का सिलसिला आज दिन भर चलता रहा। उधर हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने किसानों के सुर में सुर मिलाया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो क्या हरियाणा की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। एक तो ये कि किसान आंदोलन के बारे में जो शुरू में प्रचारित किया जा रहा था कि ये केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है, वो अब लगातार झूठ साबित होता जा रहा है। हरियाणा के किसानों की लगातार भागीदारी बढ़ती जा रही, पहले भी थी, अब और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए और उनकी तादाद भी बढ़ रही है। इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भी किसानों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो रहे हैं और दिल्ली के जो तमाम 5 जो प्रमुख हाईवे हैं उन पर उनकी उपस्थिति बढ़ती जा रही, जिससे वहाँ पूरी जाम की स्थिति बन गई है और ट्रैफिक का आना जाना रुक सा गया है, थम सा गया है। बाकी जो छोटे मोटे रास्ते हैं उनको पुलिस ने खुद बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ से किसानों के दिल्ली में आने और फिर कहीं इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो उससे दिल्ली पुलिस घबराई हुई है, केंद्र सरकार घबराई हुई है कि अगर दिल्ली में किसान आ गए तब उन्हें वो कैसे संभालेगी। तो पूरी तरह से दिल्ली की किलेबंदी सरकार कर रही है, लेकिन किसानों के हौसले बिल्कुल बने हुए हैं। पहली वार्ता के नाकाम होने के बावजूद 3 दिसंबर की बातचीत के लिए उन्होंने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। एजेंडा वो पहले ही बता चुके हैं। अब जो भी करना है केंद्र सरकार को करना है, लेकिन जो बातचीत कल होने जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना किसानों को हैं और ना ही प्रेक्षकों को, क्योंकि केंद्र सरकार का रुख अभी भी किसी तरह से उसमें लचीलापन नहीं दिख रहा है, किसी तरह से बदलाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो जिसका मतलब है कि ये आंदोलन अभी
लंबा चलेगा। किसान और सरकार के बीच जो टकराव है वो अभी खत्म नहीं होने जा रही है। अगली खबर लेते हैं। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फाइजर कंपनी के बनाए टीके के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है। ब्रिटिश नियामक संस्था MHRA ने कहा है कि फाइजर बायोएनटेक की ये वैक्सीन कोविड-19 से 95% तक सुरक्षा प्रदान करती है और इसके व्यापक इस्तेमाल की अनुमति देना सुरक्षित है। बताया गया कि कुछ ही दिनों के भीतर ऐसे लोगों को टीके देने शुरू हो जाएंगे जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीके दिए जाएंगे। ब्रिटेन ने पहले से ही इस टीके की 4 करोड़ खुराक के ऑर्डर दे दिए थे। हर व्यक्ति को टीके के 2 डोज लगेंगे, यानी अभी 2 करोड़ लोगों को टीके मिल सकते हैं। फाइजर को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन बताया जा रहा है, जिसे बनाने में 10 महीने लगे। हालांकि रूस पहले से ही 2 वैक्सीन की खोज की घोषणा कर चुका है और वहां अक्टूबर में ही टीके देने का काम शुरू भी हो चुका है। आमतौर पर ऐसी वैक्सीन के तैयार होने में 1 दशक तक लग सकता है, मगर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, प्रयोगशालाएं अब ज़्यादा इक्विप्ड हो गई हैं और कोरोना का भी दबाव था। आर्थिक जो मंदी छाई हुई है पूरी दुनिया में लॉकडाउन वगैरह की वजह से, उससे बचने के लिए भी ये दबाव था कि जितनी जल्दी हो सके टीका बनाया जाए, तो कई कंपनियां इसमें लगी हुई थी। चीन की भी जो वैक्सीन है वो भी तैयार हो चुकी है, तो बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं, कुछ पहले ही आ गई थी। हालांकि दावा फाइजर का ये हो रहा है कि वो सबसे पहले आई, लेकिन हकीकत ये है कि रूस पहले ही वो बना चुका है। तो अब ये वैक्सीन एक देश में देनी शुरू हो रही हैं, एक देश पहले ही कर चुका है। अब ये इंतज़ार भारतवासियों का है कि वो वैक्सीन भारत में कब आती है और भारतीयों को कब से मिलनी शुरू होती है। उसके जो विभिन्न पक्ष हैं, हालांकि एक केंद्र सरकार के अधिकारी ने कहा है कि ये वैक्सीन सभी पूरे देशवासियों को देने की घोषणा उसने कभी कही नहीं, सरकार ने अभी ऐसा कही नहीं है, जिससे ये एक भ्रम की स्थिति भी बन गई है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। क्या सरकार गिने चुने लोगों को टीके देने की योजना बना रही है? अगर ऐसा है तो बिहार में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन का वादा क्यों किया गया था, और बिहार में अगर मुफ्त वैक्सीन दी जानी है तो पूरे देश में क्यों नहीं दी जाएगी? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर खड़े हो रहे हैं। सरकार ने इस पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई भी है या नहीं, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं, संदेह खड़े हो जा रहे हैं। तो अभी तक जो ये सरकार जिस तरह से काम करती रही है उसमें कोई योजना नहीं दिखी है। ये अचानक कोई भी घोषणा हो जाती है, कोई भी कदम सरकार की तरफ से उठा लिया जाता है, ये प्रवृत्ति इस सरकार में ज़्यादा है। इसलिए आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं और वो उनका आधार है, जायज़ हैं। इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सरकार एक ठोस योजना के तहत कब आती है सामने और कब ये पूरे देशवासियों को बताती है कि वो वैक्सीनेशन कब शुरू करेगी, कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी और उसका कार्यक्रम क्या होगा। ये पूरे देश भर को लगाई जाएगी या कुछ चुनिंदा समूहों लोगों को लगाई जाएगी। अगली खबर लेते हैं। ट्विटर ने अब भारत में फेक न्यूज़ और झूठे दावों पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और उसने सबसे पहले पकड़ा है बीजेपी के सोशल मीडिया के प्रमुख, IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय को। दरअसल अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिस पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया यानी फेक मीडिया का टैग लगा दिया है। ऐसा मामला भारत में पहली बार आया है। हालांकि अमेरिका या अन्य देशों में ट्विटर ने कई ऐसे यूजर्स के ट्वीट पर लेबल लगाए हैं, उन पर प्रश्न उठाए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर भी उसने लेबल लगाए थे और एक ट्वीट के साथ जो फर्जी वीडियो अटैच थे उनको हटाया भी था। इसी साल फरवरी में ट्विटर ने ऐलान किया था कि भारत में भी अब इसने ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया की अपनी पॉलिसी के तहत चिन्हित करना शुरू कर दिया है। मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब है
ऐसा मीडिया या ऐसा कंटेंट जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो और वो भ्रम फैलाता हो। जिस इमेज या वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया जाता है उसके नीचे एक लेबल लगा दिया जाता है कि यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। ट्विटर की चेतावनी के अनुसार आप वैसे मीडिया कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते हैं जो किसी तरह का भ्रम पैदा करता हो और इससे नुकसान की कोई संभावना हो। मालूम हो कि अमित मालवीय ने राहुल गांधी के एक ट्वीट का हवाला देते हुए एक वीडियो अपलोड किया था और उसे प्रोपेगेंडा बताया था, जिसे ट्विटर ने फ्लैग मार्क करके मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। इस वीडियो में मालवीय ने दावा किया था कि जवान ने किसान को डंडा से नहीं मारा, पुलिस के जवान ने किसान पर डंडा नहीं चलाया। हालांकि जब पूरे वीडियो को देखा गया तो उसमें यह दावा झूठा पाया गया। किसान को जवान पीटता हुआ दिख रहा है। तो अमित मालवीय कुख्यात हो चुके हैं, बीजेपी के मीडिया सेल के IT मीडिया सेल के हेड हैं, कुख्यात हो चुके हैं इस तरह के फर्जी वीडियो अपलोड करने के लिए, फर्जी ट्वीट करने के लिए। और ऑल्ट न्यूज़ ने उनके 25 ऐसे ट्वीट के बारे में खुलासा कर चुके हैं कि वो किस किस तरह से फर्जी ट्वीट किए गए हैं। तो हिंदुस्तान में जो बड़े पैमाने पर फर्जी ट्वीट और फर्जी वीडियो का कारोबार चल रहा है उसमें बीजेपी की IT सेल का बहुत बड़ा योगदान है। वो ऐसा कंटेंट बीजेपी की IT सेल से लगातार सर्कुलेट होता रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरकार सचमुच में फेक कंटेंट, फेक न्यूज़ पर रोक लगानी चाहती है तो सबसे पहले बीजेपी की IT सेल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ और फर्जी खबरें वहीं से मीडिया में फैलाई जा रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अमित मालवीय अब बहुत अच्छे से पहचान लिए गए हैं कि वो किस तरह के विचारों के आदमी हैं और किस तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते हैं और उसका एक राजनीतिक प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है विपक्षी दलों को नीचा दिखाना और सरकार की चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, और बल्कि कई ऐसे झूठ और फर्जी खबरें गढ़ना जिनसे लोगों में भ्रम की स्थिति बने। तो इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज में वैमनस्य पैदा करती है, समाज में तनाव पैदा करती है और छवियां खराब करती है, जैसे राहुल गांधी के ट्वीट के मामले में अमित मालवीय ने किया और पकड़ा गया। अगली खबर लेते हैं। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा है कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी सरकार की हिरासत में पीटा गया है। उनको लगातार मानसिक टार्चर दिया गया है। केरल के पत्रकारों के संगठन ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन की कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि पत्रकार कप्पन को यातनाएं दी गई हैं, उनकी जांघों पर लाठी से प्रहार किए गए हैं, चश्मा उतारकर उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं, पूछताछ के बहाने उनको 5 अक्टूबर की रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जगाए रखा गया। वो मधुमेह के मरीज हैं, लेकिन उनको दवाई नहीं दी गई। कप्पन के वकील ने बताया कि जब उनकी कप्पन से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि कप्पन को उनके वकील से मिलने तक भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो मिल सके। वहीं आज भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिका में केरल के पत्रकार की पत्नी और बेटी को भी हस्तक्षेपकर्ता बनाया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए टाल दी है। मालूम हो कि पत्रकार कप्पन को 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था जब वो एक दलित महिला के साथ बलात्कार और हत्या मामले की कवरेज के लिए हाथरस जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है और जो एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके तहत सिद्दीक कप्पन को निशाना बनाया गया। उन्हें झूठे फर्जी आरोपों में हिरासत में लिया गया, उन पे सेडिशन और UAPA के तहत चार्जेस लगा दिए गए और उनकी बेल नहीं होने दी जा रही है। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसने पर्सनल लिबर्टी के मामले में अर्नब गोस्वामी को फौरन
रियायत दे दी, फौरन उन्हें जेल से छोड़ने का आदेश दे दिया। वो कप्पन की सुनवाई लगातार पिछले 1.5 महीने से कर रहा है, लेकिन उन्हें कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है और आज भी उन्हें राहत नहीं दी गई। लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर, वो इस तरह की घटनाओं से और पुष्ट होते हैं कि वो उसका रवैया दोहरा है। अर्णब गोस्वामी के मामले में कुछ और होता है और दूसरे जो मामले आते हैं उनमें उसकी नज़रिया, उसका सोचने का ढंग, काम करने का ढंग और फैसले देने का ढंग बदल जाता है। जबकि कप्पन के बारे में, कप्पन का केस केरल की जर्नलिस्ट यूनियन लड़ रही है, जिसका मतलब है कि पत्रकारों का संगठन कप्पन को निर्दोष मानता है। वो उनके बारे में जानता है, उनके कामकाज को समझता है और वो ये भी मानता है कि कप्पन की कभी भी हिस्सेदारी किसी गैर कानूनी काम में नहीं रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना बनाना था। हाथरस की घटना के बाद उसने उन्हें पकड़ा और जेल में ठूंस दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी न्याय व्यवस्था भी ऐसी सरकार के इस तरह के कारनामे के सामने हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और अगर कोई कुछ बोल दे तो कोर्ट की अवमानना का दोषी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र को किसी की उन्नति से जलन नहीं है, बशर्ते ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के तहत हो। योगी आदित्यनाथ आज मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर फिल्मी कलाकारों से बातचीत भी की है। वहीं महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने की साजिशें रची जा रही हैं। इसके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि क्या योगी जी केवल मुंबई के कलाकारों से ही बात करेंगे या दक्षिण भारत, पंजाब या बंगाल के कलाकारों से भी बात करेंगे। वहां की फिल्म इंडस्ट्री भी बड़ी है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। वो सवाल बीजेपी सरकार की विचारधारा के कारण है। सवाल है कि अगर यूपी में कोई ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनी जिस पर बीजेपी को आपत्ति हुई तो वो उसका क्या होगा, या यूपी में राष्ट्रवादी फिल्म सिटी बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ राष्ट्रवादी टाइप की फिल्में बनाने की छूट होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। योगी आदित्यनाथ को अचानक फिल्म सिटी बनाने की क्यों सूझी? एक तरफ वो लव जिहाद चला रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं तरह तरह की बहानों के आधार पर। दूसरी तरफ उनकी सरकार और उनकी पार्टी लगातार फिल्म कलाकारों को निशाना बनाती रही है। अभी सुशांत राजपूत के मसले पर निशाना बनाया, कंगना रनौत के मसले पर निशाना बनाया। तो लगातार एक टारगेट पर फिल्म इंडस्ट्री को रखा गया है, ये सब लोग देख रहे हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से हटाने या यूपी लाने की जो कोशिशें हो रही हैं उसके पीछे भी एक राजनीतिक एजेंडा देखा जा रहा है और वो ये है कि उद्धव सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे महाराष्ट्र में ये बेचैनी पैदा की जाए कि केंद्र सरकार मुंबई से फिल्म उद्योग को हटा देगी और फिर तमाम तरह के उद्योगों को वहाँ कमज़ोर करेगी, नष्ट करेगी और दूसरे राज्यों को समृद्ध करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है इस समय, इसलिए उसको पीड़ित किया जाएगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस ढंग से चल रही है उसको देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग भला योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर या बीजेपी पर भरोसा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जहां किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह का कोई वैसा परिवेश नहीं है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है वैसा, तो उसमें वहाँ से कौन कलाकार, कौन फिल्मकार आएंगे जो यहाँ फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। और हम देख चुके हैं कि फिल्म सिटी जो बनी थी वहाँ कभी कोई फिल्म बनने का सवाल ही नहीं उठा और वहाँ पर धीरे धीरे वो टीवी इंडस्ट्री यानी खासतौर पर न्यूज़ चैनलों का अड्डा बनकर रह गई है। तो ये ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को एक थमकाने की, एक डराने की, अस्थिर करने की कोशिश फिल्म सिटी के बहाने हो रही है और
उद्धव ठाकरे को इससे चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगातार होती रहेंगी। एक अंतिम बात इसमें ये जोड़ देना जरूरी है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ योगी हैं, साधु हैं, उन्हें फिल्मों से क्या लेना देना, और वो हमेशा फिल्म संस्कृति की बुराई करते रहे हैं, उनकी पार्टी बुराई करती रही है। और अगर वो फिल्मों को इजाज़त देंगे तो क्या अपनी सेंसरशिप के तहत यहाँ फिल्में बनवाएंगे? मतलब उनमें अगर कोई मुस्लिम पुरुष या मुस्लिम स्त्री हुई तो क्या वो दूसरे धर्मों के पुरुष स्त्री से शादी दिखाई जाएगी अगर फिल्म में, तो क्या उसकी इजाज़त देंगे? अभी तो एक वेब सीरीज पर हंगामा खड़ा कर दिया था उनकी पार्टी ने कि ये लव जिहाद करवा रहे हैं। ऐसे बहुत जगहों पर किया गया। एक सुटेबल बॉय को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि मंदिर में चुंबन क्यों हुआ। चुंबन के लिए तो प्रेमी प्रेमिका जगह ढूंढते रहते हैं, वो मंदिर भी हो सकता है, धर्मशाला भी हो सकती है, स्कूल कॉलेज भी कुछ भी हो सकते हैं, पार्क हो सकते हैं। तो ये तमाम तरह के जो बंधन उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के जो तथाकथित सांस्कृतिक दरोगा हैं वो लादने की कोशिश करेंगे। वैसे में क्या यहाँ पर कोई इस तरह का एक ऐसी संस्कृति बन पाएगी जिसमें आज़ादी हो, खुलेपन की, क्रिएटिविटी के लिए जगह हो? तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसे एक शगुफा मांगकर छोड़ देना चाहिए। कुछ समय की ये हलचलें होंगी और अपने आप फिर ठंडी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो इसे फौरन सब्सक्राइब करें। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।